50% है ना, नौकरी में 50% लेके कूदना है। राजस्थान सरकार ने रीट में 50% का लड़कियों को रिजर्वेशन दिया है, तो उसका पूरा फायदा उठाना है। अब पहला सवाल क्यों पढ़ना है, उसका जवाब मैं अभी दूंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पेन मत लो, थोड़ा कम ही बोलूंगी, लेकिन सुनो, आपको भी मजा आएगा, ठीक है। तो क्यों पढ़ना है, तो देखो, अपन राजस्थान की ऐसी जगह से है जहाँ हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। बच्चियों को क्या बोलते हैं, हर जगह वो कैद है, किसी ना किसी की गिरफ्त में है। छोटी होगी तो पेरेंट्स की गिरफ्त में, 9वीं से 12वीं तक भाई की नजर में, फिर उसके बाद घर वाले ससुराल भेज देते हैं तो पति की और ससुराल वालों की नजर में। तो ये सीसीटीवी कैमरा एनी टाइम अपने ऊपर है, ठीक है ना। ये अच्छी बात भी है, ठीक है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे ध्यान रखने वाले कितने सारे हैंड्स हैं। पेरेंट्स अपनी कोशिश से हमारे लिए अच्छे से अच्छा भविष्य सोचते हैं। सभी पेरेंट्स अच्छी से अच्छी चीजें हमारे को देने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया था, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो 100-200 कमा के अपनी इनकम बचा के आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हम भी कुछ ऐसा ही परिवेश है, इतना गरीब नहीं है, मध्यम वर्ग से हूं मैं भी। तो पेरेंट्स सब अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, पर मुझे एक बात की आप आंसर दो, क्या किसी के जीवन की गारंटी है? क्या किसी के जीवन की गारंटी है? मैं अगले पल लुढ़क जाऊं इसकी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो पढ़ना क्यों चाहिए, उसका जो मेरा स्ट्रॉन्ग उत्तर है वो यही है कि हम पेरेंट्स जिसके सहारे छोड़ते हैं, भाई, माँ बाप, पति, इवन हमारी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैंने आसपास नौकरी के बिना ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखी जिसमें लड़की को ससुराल भेज देते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी खत्म करो, बाद में पति को कुछ हो जाता है। तो कई ऐसी लेडीज है जिनको उनके ही परिवार के लोग हैं कहीं साइन करवा के जमीन जायदाद, और जब पति की डेथ होती तो अब कमाना किसको फिर जाके? फीमेल को, क्योंकि पूरी तो रूपरेखा ये रखी थी, पापा कमाएंगे, भाई कमाएंगे, पति कमाएंगे, और इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो कमाती कौन है? औरत। कोई बात, इस बात को बुरा ना ले, अन्यथा नहीं ले, ये सच्चाई है, कड़वी है। सुन के एक बार तो बुरा लगेगा कि मैडम विधवा बनाने के प्लान बना रही है, ये नहीं है। आपको किसी पे आश्रित नहीं होना है, इसका क्रक्स यही है कि 40 की एज में आपको शुरुआत करने का बोले तो आप बर्तन धोने, किसी के घर काम करने, मजदूरी करने, इसके अलावा आपके पास कोई स्कोप नहीं होगा। मुझे नहीं दिखता इस समाज में कोई लड़कियों को और कोई स्कोप दिखता है। तो बर्तन मांजने, मजदूरी करने, ईंट ढोने, बजरी ढोने से तो पढ़ के कुछ बन जाना ज्यादा अच्छा है। मैं खुद एक मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ, मैं बिश्नोई हूँ, और हमारे घर में गाय रखते हैं। मेरे मम्मी पापा, मतलब मम्मी की सोच ये थी कि मैंने गोबर डाला, मेरी छोरी नहीं डालेगी, ये लाइन था। तो इसलिए मैं इनको पढ़ाऊंगी। पूरे गांव के लोग बोलते थे कि अभी तो मम्मी को बोलते सोने की उम्र है, बेटियों से काम कर लो, बाद में ससुराल चली जाएगी। पर हमको मम्मी ने फर्स्ट क्लास से जोधपुर पढ़ने भेजा, और मम्मी पापा गाँव रहे, और उनका एक ही मिशन था, जो काम मैं करूंगा मेरी छोरी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गोबर डालना कोई निकृष्ट काम है, आज भी वो जल जाकर डाल देती, मुझे कोई शर्म नहीं। जो काम अपने माँ बाप करते, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन मैं इस लायक बनूं कि कम से कम मम्मी को, जैसे पेरेंट्स के, पापा के कहने में चलना पड़ा, दादाजी के कंट्रोल था एकदम कि नहीं, जोधपुर भी हमसे मिलने आने के लिए उनको कम से कम 10 एनओसी से गुजरना पड़ता था। सबकी एनओसी टिक होती थी तो जोधपुर आते, तो वो विकट परिस्थिति में है, या तो हम बीमार और या मम्मी बीमार हो, तो ही मम्मी जोधपुर आई, बाकी कभी नहीं आई। तो लड़कियों की ये जिंदगी होती है, किसी से कोई छुपा नहीं है। आपको इस जिंदगी से मेरी वाली जिंदगी अच्छी लगे, जैसे मैं बताती हूँ, अब मैं ऑफिसर बनी, मैं इससे पहले टीचर बनी, टीचर बन के भी मुझे संतोष नहीं हुआ, मुझे लगा समाज में कोई सुन नहीं रहा मुझे, ठीक है ना। मैं दिसंबर में ज्वाइन किया, मई में नौकरी छोड़ दी मैंने। 2nd ग्रेड टीचर थी, एक साथ मेरे 3 एग्जाम क्लियर हुए, पटवारी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड। आई ज्वाइन 2nd ग्रेड टीचर, साइंस की टीचर थी मैं, और नौकरी छोड़ी। उसका एक बड़ा मकसद यह था कि तब भी डिसीजन उन्हीं के हाथ में थे, ठीक है ना। फिर से वही एनओसी वाला प्रोसेस है। तो मेरे को लगा, मुझे एक दिन स्कूल में विजिट करने कोई तहसीलदार जी आए, सारे टीचर इधर से उधर भाग रहे थे। मैंने कहा यार क्या हो गया आज ऐसा कि तहसीलदार जी आए हुए। तो मैंने ये कैसे बनते हैं, मेरे घर में किसी को नहीं पता, ठीक है ना। हमारे घर में मेरे से पहले सिर्फ कांस्टेबल थे, 3rd ग्रेड टीचर थे,
सेकंड ग्रेड पहली लड़की और आदमियों में मैं ही बनी 4200 ग्रेड में। मैंने कहा अच्छा इनका इतना भौकाल है। अभी एक ऑपरेशन भौकाल चल रहा है तो वहीं से ये वर्ड आया है। तो मैंने कहा इनका भी कोई बाप होता है क्या? तो बोले कि एसडीएम होता है। तो मैंने कहा उसका भी कोई बाप होता है कि कलेक्टर होता है? मैं की तो तैयारी तो उसी की करूंगी। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि बनना तो कुछ ऊपर का करना है। तो मैं आज क्यों हूँ, मैं स्टोरी सुना रही हूँ। तो मैंने जिद की कि भाई कलेक्टर की तैयारी, उस वक्त 2015 की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त ऑनलाइन का कोई जमाना नहीं था, ठीक है ना। और सारी चीजें क्या होती थी, दिल्ली से कलेक्टर के लिए सारी कोचिंग होते थे, सब कुछ होते थे। मेरे किसी भैया के फ्रेंड ने बोला कि ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने कहा पापा को कि 1.5 महीने जो गर्मियों की छुट्टियां होती ना, मैं इतने में कोर्स करके आ जाऊंगी, भले 10-12 घंटे मुझे पढ़ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है, मैंने इंक्वायरी की 1 साल का कोर्स होता है, पर उनको 1 साल का बोलूं तो घर से भेजेंगे नहीं मेरे को। एक 3 इडियट मूवी में सीन होता है ना, वो पेरेंट्स के वो पैरों के पास बैठा रहता है कि मेरे को फोटोग्राफर बनना है, रात भर पैर दबाता है। सेम सीन मैंने किया, पापा के पैरों के पास बैठ गई, दिल्ली जाना है। तो पापा जी के जाके सो जा, 12 बजे उनकी नींद खुली, फिर पैरों के पास ही थी। अरे तू जाके सो ना, क्या दिल्ली जाना लगा रखा है? मैंने कहा नहीं मुझे दिल्ली जाना है। 2 बजे आंख खुली कि दिल्ली जाना है। 4 बजे फाइनली उन्होंने एनओसी दी, जा, ठीक है ना। लेकिन 1.5 महीना लिमिट क्या थी, 1.5 महीने की लिमिट थी। मैंने कहा एक बार भेजो तो सही, बाद में मैं देख लूंगी। फिर घर में वही प्रोसेस होता है कि पेरेंट्स होते हैं ना अपने यहाँ के राजस्थानी पेरेंट्स, उनका सबसे बड़ी खुशी होती है बेटे की शादी, और बाहर भेजने में सबसे बड़ा खतरा होता है। वो अड़ोसी पड़ोसी कान में फुसफुसाते रहते हैं, भाग जाएगी, वापस नहीं आएगी। मैं इस मंच से बोल रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने झेला है, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब मुझे शर्म आने वाली बात नहीं हो, सारे रिश्तेदार कुछ ना कुछ। पर पापा जी और मम्मी मेरे को ये नहीं बता रहे कि वो ये बोल रहे इसलिए हम नहीं भेज रहे। मजे की बात है। और उस वक्त अपने में भी टीचर भली बन गई, पर मेरे में तो इतना दिमाग नहीं, मना क्यों कर रहे। मैंने उनको मेरे को बोला 2 साल प्रोबेशन कर दो, उसके बाद लीव लेके फिर चले जाओ, ऐसे तो नौकरी भी खतरे में आएगी। मैं 2 साल बाद तो मैं खुद चली जाऊंगी पैसे बचा के, आपको इन्वेस्ट करना तो अभी करो, बाद में क्या है। और ऐसे ही मेरे स्कूल के टीचर्स वगैरह मेरे को ऐसे कभी कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला पैसों की टेंशन मत लेना, हम भेज देंगे। तो मैंने क्या किया, पापा जी मेरे विद्युत विभाग में एलडीसी थे, तो मैंने उनके एएन साहब से जाके मिली, रिजल्ट आते ही टीचर का। वो थोड़ा थोड़ा मैंने मतलब ऐसे दिमाग में था कि और कुछ करना भी है साथ में। तो उनसे मिलते ही उन्होंने बोला कि बेटा क्या चाहती हो। मैं कि पापा जी को थोड़ा डांट दो और बोलो कि पैसे कमी मत रखना, और आगे ये छोरी जो करने दे करने देना। मैंने कैसे अपनी जिंदगी बनाई मैं वो बता रही हूँ, शायद आपको सुन के अच्छा लगे या जो भी है, कोई एक भी सीख लेगी ना तो मेरी बताना सार्थक हो जाएगा। तो वही साहब ने पापा जी को बुलाया और बोला छोरी जटे पटे ने जान ही बटे जान दे, हमें तो मास्टर है, तो गांव में घना ही मास्टर है, तो पचे अगर आरएस बन गई या आईएएस बन गई तो थारे नाम थारो गांव जाने जी, मतलब ऐसे आपके नाम से आपका पूरा गांव पहचाना जाएगा कि फलाने की छोरी है। अभी पूछता है कि ये पुनाराम जी की बेटी, और बाद में पूछेंगे कि बीडीओ साहब के पापा कौन है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करना है तो इसमें भरोसा करना। पर फिर वही दिल्ली वाला सीन आया, तो अब पापा बोले मम्मी के आगे कर दिया कि तू क्या तो मैं भेज दूं, ताकि कोई कांड हो कुछ भी हो तो मम्मी को जिंदगी भर सुनाते रहे, ठीक है ना। तो हमारे बिश्नोर में कहना बहुत पहनते हैं शायद, है ना। तो मैंने मम्मी को ये बात बोली कि भैया पापा जी पैसे नहीं दे, तू बोल दे कि टीमनी है वो मैडम है, मतलब कच पे रख के और बेटी को भेजूंगी। मम्मी क्या कोई गलती होगी, मैं कि कुछ भी हो जाए मरना मंजूर है, लेकिन आपका सर शर्म से नहीं झुकेगा। जिस दिन थी तो वो रोती रहती थी तो मेरे को डिस्टर्ब होता था। यहाँ हमारा नया घर, वहाँ पुराने घर के 2 कमरे थे, तो स्पेशल लाइट की केबल मेरे पापा जी ने डाल के वहाँ मेरे लिए रोशनी की व्यवस्था की ताकि बच्ची की आवाज नहीं आए और मैं पढ़ सकूं। तो ये पेरेंट्स होते हैं जो हमको कितना एक्सट्रीम सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने पता नहीं क्या क्या सुना होगा, मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन जिस दिन मैं सक्सेसफुल होके घर पे आई ना तो वो रो रहे थे और लिटरली बोल रहे थे बेटा जीवा दियो तो नहीं तो मर जाता के मैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने मम्मी पापा को जिंदा रखना चाहते हो या फिर जमीन के नीचे देना चाहते हो। ये बहुत गंदी लाइन है, बट लड़कियां ही मान होती है, सम्मान होती है। तो ये जो लाइन है वो आप चरितार्थ कैसे कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आज के जमाने में कि आप ये जो किताबों वाली पढ़ाई करके कुछ करो, ठीक है ना। आप कर सकते हो जिस फील्ड में आपको अच्छा लगे। स्पोर्ट्स वालों को मतलब
आपके पास इतने अच्छे पीटीआई सर है, तो स्पोर्ट्स वालों के लिए जो डीवाईएसपी पोस्ट होती ना और वीडियो पोस्ट होती है, ऐसे मिलती है यूं। अगर आपने नेशनल खेला है तो मेरे को 350 रैंक पे मेरे को वीडियो मिला। अगर 300 रैंक पे स्पोर्ट्स कोटे की लड़की होती तो उसको एसडीएम मिलता। तो स्पोर्ट्स कोटे वाले उसमें भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और आप नेशनल ओलंपिक्स कुछ जीत के आ जाओ, सरकार खुद पीछे पीछे घूमेगी, मैडम बताओ ना कौन सी नौकरी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसके अलावा आजकल यूट्यूबर वगैरह भी बनते हैं, उसमें भी कमाई अच्छी है, पर उसमें आप अच्छा कंटेंट डाल के कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज है, जैसे आप इंटरनेट का सही यूज कैसे कर सकते हो, अगले सेशन में अपन ये सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। अभी छोटे बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी चीजें आपको बताई। इसके अलावा मैं एग्जाम के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। आज तक पढ़ाई नहीं की वो बच्चे भी, छोटे बच्चे तालियां बजा रहे, जिन बच्चों ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है वो भी निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। आप अब आज से शुरू कर दो पढ़ाई। अपने को 60% से सम्मानजनक स्कोर लाना है। मेरिट में आओ तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। परसेंटेज आपकी नौकरी डिसाइड नहीं करते। सॉरी टीचर्स, बुरा मत मानना, मैं कोई बच्चों को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। परसेंटेज आपकी नौकरी डिसाइड नहीं करते। कई गोल्ड मेडलिस्ट है जो आईएएस नहीं बन पाए और कई 36% वाले कलेक्टर बनकर उन गोल्ड मेडलिस्ट से काम ले रहे हैं। तो आप कब पढ़ना शुरू करते हो? और जो बच्चे आज तक कभी नहीं पढ़ा, मेरी इस स्पीच के बाद भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया, दूसरों से आप पहले सफल होंगे। कैसे, उसकी भी कैलकुलेशन बता दूं। बाकी सबने अपना दिमाग यूज कर करके उसको थोड़ा कम कर दिया है। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं ब्रेन होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। उसमें से जितना फालतू कचरा है, इसकी शादी में जाना, इसकी रील बनाना, वो ऐसे बोलिंग, वो कचरा खाली करके वो 1400 ग्राम में स्पेस आप बढ़ा दो अपना, और उसमें जैसे ही एक फिल्टर डाल दो, कुछ भी पूछे आपके सेक्टर से रिलेटेड चीज आ रही इन्फॉर्मेशन तो आने दो, नहीं तो शट डाउन कर दो। जैसे आपको पूछे कि एथलीट बनना है तो कोई बताए कि नहीं ऐसी ड्रेस ठीक रहेगी, तो उसमें पूछो कि एथलीट में ड्रेस तो नहीं चाहिए, सुनो ही मत, उसको लगना चाहिए कि सुन रही है। और जब बात आपको पसंद की नहीं लगे ना, तो हंसते रहना चाहिए ताकि लोगों को तो ये लगे कि सुन तो रही है। ये एक बेसिक सा ट्रिक्स है, आप हंसते रहो, ठीक है ना। और आपको लगे कि मेरे को यूपीएससी या आईएएस का ऐसा करना है, तो पहले आप अपने आप को सामाजिक रूप से कट करो। इसका रीजन है कि आप बाहर जाओगे तो कचरा ही अपने दिमाग में उड़ेल के लाओगे। किसी शादी समारोह में जाके ये बोले कि नहीं जीके कहाँ से पढ़ते हैं, ऐसी बात मैंने तो किसी को सुनते देखा नहीं है। और हो तो बहुत अच्छा सर्कल है आपका, कोई करता है क्या मैडम ऐसी बातें? कोई नहीं करता ना। तो अठीनली दिकारी तो वो तो आप घूमने जोड़े। और जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओ उसके बाद कहीं जाओ ना। मेरे को सबसे बेकार लगता था कि औरतों के बीच बैठ जाते, सॉरी लेडीज बुरा मत मानो, तो उनके पास जा कि वही बातें होती इधर की उधर। तो आप अपना ऐसा स्टेटस बनाओ कि गाड़ी गेट पे लोग आपको लेने आए, आप कुछ ऐसा चमत्कार करो और उसका बहुत मजा आता है। और आपके साथ साथ आपकी जो सक्सेस है ना, वो पेरेंट्स ज्यादा एंजॉय करते हैं। रिश्तेदार जो सबसे ज्यादा बुरा बोलते थे ना, वो सबसे ज्यादा बोलते मेरी भतीजी है, मेरी ये है, मेरी वो है। तो उनको उतना मजबूर करो कि जो आलोचक है ना, सबसे पहले वही तालियां बजाना शुरू करे। तो ये आपको करना चाहिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाह रही थी, मैं बार बार दूसरी चीजों पे चली जाती हूँ। तो एग्जाम में पेपर आए, सारे सवाल नहीं आए ना, तब भी लोड नहीं लेना। आप ये सोचना जब इतना पढ़ के मुझे नहीं आया दूसरों को भी नहीं आएगा। ये पहला कॉन्फिडेंस का खेल होता है एग्जाम सारा, ठीक है ना। फिर पेपर रीड करो, जो आपको सबसे अच्छा आ रहा, पहला क्वेश्चन किया पढ़ा आता है तो तुरंत उसका आंसर लिख दो। कई लोग बोलते पहले तेरा पूरा पेपर देखो, मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर लिख, दूसरा पढ़ा आंसर लिख दो, तीसरा नहीं आ रहा उसका नोट कर लो, छोड़ दो, अगला लिखो, फिर अगला लिखो। और शुरू के 30 मिनट तो राइटिंग जमा के लिखो, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि इसका हैंड राइटिंग तो अच्छी थी, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में ये थोड़ा बाद में जाते जाते स्पीड में थोड़ा सा खराब लिखा। तो ये तो एग्जाम के लिए बेसिक टिप है। घड़ी तो लगी भी रहेगी, तो टाइम जो है अभी आपने एग्जाम से पहले जितने एग्जाम दोगे वही काम आएंगे। प्री बोर्ड दिया, अर्धवार्षिक दिया, थर्ड टेस्ट दिया, वो जिसने जितने अच्छे से दिया है वो। और आधा घंटा पहले पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो क्या होता है जस्ट अपन गेट के ऊपर जो पढ़ के जाते हैं वो एग्जाम हॉल में बैठे बैठे वही घूमता है। आधे घंटे पहले पढ़ना छोड़ दो।
अपने इस 1400 ग्राम पे भरोसा रखो। साल भर पड़ा है तो भी कल्याण हो जाएगा, नहीं तो आधे घंटे में भी कोई तीर मार नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं, बट आप सभी से मैं क्या बोलते हैं अनुरोध करूं या रिक्वेस्ट करूं या ऑर्डर करूं, जो भी समझो आप, कि इस मंच पे उस साइड से इस साइड आने के लिए आप अपना विजन क्लियर करो, 12th का एग्जाम दो, फिर अपने टीचर्स से बैठ के बात करो कि आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। और कोशिश करो कि जो करो उसमें अच्छा करो, और पेरेंट्स को हमेशा आप पे प्राउड हो, इतना करो, टीचर्स को तो वैसे ही प्राउड होगा, ठीक है ना। तो सबकी रेस्पेक्ट करो, जो आपसे बड़े हैं, छोटों से भी प्यार से बात करो, और बाकी आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ। और